हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महिमा हुड्डा कॉमर्स ट्यूटोरियल। एज़ यू ऑल नो, जो इससे पहले वाली मेरी वीडियोस थी उसमें मैंने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर स्टार्ट किया था। फर्स्ट 2 एडजस्टमेंट्स हम कर चुके हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की। फर्स्ट एडजस्टमेंट कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड द सेकेंड एडजस्टमेंट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वी कैन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये 2 एडजस्टमेंट्स हम कर चुके हैं। नाउ इट्स द टाइम फॉर थर्ड एडजस्टमेंट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट थर्ड एडजस्टमेंट। और हमारी थर्ड एडजस्टमेंट है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो चलिए शुरू करते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। जब भी हमारे बिजनेस में कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू रीवैल्यू अवर असेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यू क्यों करना पड़ता है असेट्स और लायबिलिटीज को? क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारे असेट्स और लायबिलिटीज हैं उसकी वैल्यू या तो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। या तो वैल्यू बढ़ेगी असेट की या असेट की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब दोनों ही सिचुएशन में जो नया पार्टनर आया है उसको या तो फायदा होगा या नुकसान होगा। इफ़ द वैल्यू ऑफ असेट इज इंक्रीजिंग तो उसको प्रॉफिट होगा, इफ़ द वैल्यू ऑफ असेट इज डिक्रीजिंग तो उसको लॉस होगा। इससे रिवर्स, अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसको लॉस होगा और लायबिलिटीज़ की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो उसको प्रॉफिट हो सकता है। तो एक्चुअली द कंसेप्ट इज कि चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, वो प्रॉफिट और लॉस सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पुराने या ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नाउ न्यू पार्टनर शुड नॉट सफर लॉस नोर शुड बी बेनिफिटेड बाय एनी प्रॉफिट। ना तो उसको लॉस होना चाहिए ना ही उसको प्रॉफिट होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, सो द एंटायर प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये ध्यान रखना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इज डन विद द हेल्प ऑफ। अब ये जो हम रीवैल्यूएशन करते हैं असेट्स और लायबिलिटीज की, वो किसकी हेल्प से करते हैं? इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ न्यूली ओपनड अकाउंट एंड द नेम ऑफ अकाउंट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर हम इसको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं। इट मे बी रीवैल्यूएशन और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अब बेसिकली जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्यों है? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? आई थिंक सबको पता होगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सेम इज द केस विद रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी हम यही रूल फॉलो करते हैं। दैट्स वाई रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नाउ वी विल मूव अहेड एंड डिस्कस इन डिटेल how to prepare revaluation accounts, what journal entries we need to pass और हम कैसे अपना revaluation account बनाते हैं। So now let's discuss the journal entries for the purpose of revaluation. Revaluation के केस में हमें कुछ journal entries पास करनी होती हैं। बेसिकली जो जर्नल एंट्रीज हैं वो रिलेटेड होती हैं फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। इसके अलावा हम अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को भी कंसीडर करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट, अगर हमारी जो असेट्स की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। इन केस ऑफ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, ऑब्वियस सी बात है कि अगर असेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हमें अपने असेट को क्या करना है, असेट अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट करना है, बिकॉज द वैल्यू इज डिक्रीजिंग। सो सिंपल सी बात है, हमारी जर्नल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और जैसा मैंने पहले बताया था इसे हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, क्योंकि असेट की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमने इसको क्या किया है? क्रेडिट किया है। सेम अब सेकेंड हमारा केस है फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? इंक्रीज हो रही है वैल्यू तो एसेट अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्या करना है? क्रेडिट। तो ये तो था असेट का केस।
इसके अलावा अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज की। आई थिंक असेट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के केस में क्या होता है, अगर लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इफ वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज इज इंक्रीजिंग, या फिर इफ वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग। अगर वैल्यू इंक्रीज होती है तो लायबिलिटी का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर वैल्यू लायबिलिटी की इंक्रीज हो रही है तो हमने क्या करना है, लायबिलिटी को क्रेडिट करना है टू लायबिलिटीज अकाउंट, और रीवैल्यूएशन को डेबिट करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। और रिवर्स एंट्री पास होगी अगर लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक्चुअली इट इज कंप्लीटली रिवर्स फ्रॉम द असेट, असेट से बिल्कुल रिवर्स है, क्योंकि असेट के केस में क्या हुआ था, अगर असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई थी तो हमने असेट को क्या किया था, असेट अकाउंट को डेबिट किया था, और अगर असेट की वैल्यू डिक्रीज हुई थी तो हमने क्या किया था, असेट्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था। तो यहाँ पे हमारी बिल्कुल रिवर्स एंट्री पास होती है। तो ये तो थी जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन। अब हम बनाते हैं हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम्स आएंगे, सबसे पहले टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, अगर असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है वो डेबिट साइड पे आएगी। उसके अलावा अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट साइड पे आएगी। अगर हमारे असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 एंट्रीज, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ या अनरिकॉर्डेड असेट्स हैं तो उसका क्या करेंगे, अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट साइड में आएगी, और अगर अनरिकॉर्डेड असेट है तो बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स वो हमारे क्रेडिट साइड में आएंगे। अब हमने क्या करना है, बैलेंस निकालना है। इन केस हमारी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड से तो क्या आएगा, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो क्या आएगा, लॉस, और लॉस भी किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। So now let's discuss an example to understand this concept of revaluation account. So now let's start the example. Example में क्या है, कुछ journal entries हैं which will help you to understand the concept of revaluation. First हमारी जो transaction है वो क्या है, information क्या है, stock is undervalued by 10%, और उसकी book value क्या है stock की, वो है 54,000। अंडर वैल्यूड है 10% से, तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, स्टॉक की वैल्यू को इंक्रीज करना है, उसको ओवर वैल्यू करना है। तो ओवर वैल्यूएशन के केस में क्या होता है, हम अपने एसेट के अकाउंट को डेबिट करते हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, बुक वैल्यू है 54,000, और हम कितने परसेंट से, 10% से उसको अब ओवर वैल्यूड कर रहे हैं। ये 10% से अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब ये जो फिगर है हमारी 100 माइनस 10 हमें यहाँ पे लेनी है। 100 माइनस 10%, जो हमारा 10% अंडर वैल्यूएशन है उसको माइनस करने के बाद तो ये फिगर हमारी निकलेगी, ये आएगी 6,000। ओके, नाउ स्टॉक अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 6,000 एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड विद 6,000। सेकेंड, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। बुक वैल्यू कितनी है स्टॉक की, 66,000, 10% से ओवर वैल्यूड है, तो अब हमें उसको क्या करना है, उसकी वैल्यू को कम करना है। कम करना है तो टू स्टॉक अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अमाउंट कैसे निकालेंगे, दिस इज बुक वैल्यू 66,000 इंटू 10, ओवर वैल्यूड है तो यहाँ पे 110, 100 प्लस 10, ठीक है। अब हमारी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, और ये अमाउंट हमारा आएगा सेम 6,000।
तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू ₹5 लाख और बुक वैल्यू हमारी लैंड और बिल्डिंग की है 4 लाख। तो क्या एंट्री होगी, लैंड और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट विद ₹1 लाख, क्योंकि बुक वैल्यू 4 लाख थी और हमने क्या करना है, उसको इंक्रीज करना है टू 5 लाख। तो 1 लाख से हम क्या करेंगे, लैंड और बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹5 लाख। बुक वैल्यू कितनी है, 4 लाख। अब इन दोनों पॉइंट्स में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, यहाँ पे बाय है, यहाँ पे टू है। अब इसका मतलब क्या है, एंट्री तो रहेगी सेम, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन कर रहे हैं और एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। फर्क सिर्फ किसका होगा, अमाउंट का। यहाँ था कि हमें जो वैल्यू है वो 5 लाख तक इंक्रीज करनी है और बुक वैल्यू 4 लाख थी, तो कितना रीवैल्यू हुआ था, अमाउंट 1 लाख। लेकिन यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹5 लाख। तो हम लैंड और बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे 5 लाख से और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 5 लाख से। तो आई थिंक आपको रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इससे जो नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट है, दैट मीन्स एडजस्टमेंट नंबर 4, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।